शहर की सुबह हमेशा शोर शराबे से शुरू होती थी। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की गहमा गहमी और मशीनों की आवाज़। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। आर्यन जब अपनी नींद से जागा तो उसे कमरे में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। घड़ी की टिक टिक भी उसे किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। उसने अंगड़ाई ली और खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया। नीचे सड़क पर सन्नाटा पसरा था। गाड़ियां बीच सड़क पर बेतरतीब खड़ी थीं, जैसे उनके ड्राइवरों ने उन्हें अचानक छोड़ दिया हो। सब कहाँ गए? उसने बुदबुदाते हुए अपना फ़ोन उठाया। इंटरनेट पर ब्रेकिंग न्यूज़ की बाढ़ आई हुई थी। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर बस एक ही बात थी, दुनिया से सभी पुरुष गायब हो चुके हैं। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने टीवी ऑन किया। न्यूज़ एंकर रो रही थी और बता रही थी कि कल रात 12 बजे के बाद से दुनिया भर में कोई भी पुरुष नहीं देखा गया है। अचानक टीवी की स्क्रीन पर उसकी नज़र गई। वहां एक रिपोर्टर सड़क पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, अगर कोई भी पुरुष ये सुन रहा है तो कृपया सामने आए। आप इस धरती के आखिरी मर्द हो सकते हैं। आर्यन ने अपना गेट खोला और बाहर बालकनी में आया। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी नज़र पास की गली में जा रही कुछ लड़कियों पर पड़ी। जैसे ही उन लड़कियों ने ऊपर देखा और आर्यन को खड़ा पाया, उनकी आंखों में हैरानी और चमक एक साथ उभरी। वहां देखो, ऊपर! एक लड़की चिल्लाई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आर्यन के घर के नीचे सैकड़ों महिलाओं की भीड़ जमा हो गई। हर कोई उस अकेले मर्द की एक झलक पाने के लिए बेताब था। पुलिस की गाड़ियां, जिनमें अब केवल महिला ऑफिसर थीं, सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। आर्यन के घर के बाहर का मंजर किसी मेले जैसा था, लेकिन ये मेला डरावना भी था। भारी सुरक्षा के बीच काली गाड़ियों का एक काफिला आया। कमांडो ने भीड़ को पीछे हटाया और आर्यन को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर एक गुप्त और आलीशान ठिकाने पर ले जाया गया। वो ठिकाना शहर का सबसे बड़ा और शानदार रॉयल पैलेस था। वहां की भव्यता देखकर आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एक शाही कमरे में ले जाया गया, जहां मखमली कालीन, सोने के काम वाले सोफे और खुशबूदार मोमबत्तियां जल रही थीं। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुई मेयर सोफिया। सोफिया न केवल शहर की सबसे शक्तिशाली महिला थी, बल्कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। उसने एक लंबी रेशमी ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखों में आर्यन को देखकर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई प्यासा बरसों बाद पानी देख रहा हो। तो तुम ही हो, दुनिया के आखिरी मर्द। सोफिया की आवाज़ में एक जादुई खनक थी। वो धीरे धीरे चलकर आर्यन के करीब आई। आर्यन थोड़ा हिचकिचाया। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और बाकी सब कहाँ हैं? सोफिया ने मुस्कुराते हुए आर्यन के चेहरे पर अपना हाथ रखा। उसके स्पर्श से आर्यन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। सोफिया ने धीरे से कहा, बाकी दुनिया अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक याद है आर्यन। अब तुम हमारी सबसे कीमती विरासत हो और आज की रात तुम सिर्फ मेरे मेहमान हो। उसने हाथ के इशारे से कमरे के बड़े दरवाजे बंद करवा दिए। मेज पर दुनिया के सबसे महंगे पकवान और वाइन सजी थी। सोफिया ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और धीमी आवाज में बोली, पूरी दुनिया बाहर तुम्हारे लिए लड़ रही है, लेकिन इस कमरे के अंदर सिर्फ मैं और तुम हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन ने देखा कि सोफिया की आंखों में सिर्फ सत्ता का घमंड नहीं, बल्कि एक गहरी तन्हाई और चाहत भी थी। उस रात की खामोशी में रोमांस की एक नई दास्तान शुरू होने वाली थी। महल के उस आलीशान कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। बाहर की दुनिया में जहां कोहराम मचा था, इस कमरे के भीतर सिर्फ मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और एक दूसरे की सांसों की आवाज थी। सोफिया ने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी की ओर ले गई। ठंडी हवा के झोंकों ने आर्यन के चेहरों को छुआ, लेकिन सोफिया की नज़दीकी उसे एक अलग ही गर्माहट दे रही थी। तुम्हें डर लग रहा है? सोफिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कोमलता थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और सच कहा,
डर नहीं, बस सब कुछ बहुत अचानक है। कल तक मैं एक आम लड़का था और आज तुम मेरी दुनिया के केंद्र हो। सोफिया ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसने अपना दूसरा हाथ आर्यन के कंधे पर रखा और धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचा। आर्यन, तुम नहीं जानते कि एक ऐसी दुनिया में रहना कैसा है जहां सब कुछ अधूरा लगे। तुम उस कमी को पूरा करने आए हो। सोफिया की रेशमी जुल्फें आर्यन के चेहरे को छू रही थी। उसकी खुशबू गुलाब और चंदन का मिश्रण आर्यन के होश उड़ाने के लिए काफी थी। सोफिया ने अपना सिर आर्यन के सीने पर रख दिया। आर्यन को उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, जो शायद उसकी अपनी धड़कन से भी तेज थी। उसने धीरे से सोफिया की ठुड्डी को ऊपर उठाया। सोफिया की नशीली आंखें आधी झुकी हुई थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बिना कुछ कहे आर्यन ने अपना झुकाव उसकी ओर बढ़ाया। जब उनके होठ पहली बार एक दूसरे से मिले तो जैसे कमरे की सारी बिजली एक पल के लिए कौंध गई हो। वो किस सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि उस भूख और तन्हाई का जवाब थी जो सोफिया और पूरी दुनिया बरसों से महसूस कर रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि सोफिया की पकड़ उसके शर्ट पर और मजबूत हो गई है। वो उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। धीरे धीरे वे दोनों कमरे के बीचों बीच रखे उस विशाल मखमली बिस्तर की ओर बढ़े। उस रात आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया का आखिरी मर्द होने का मतलब सिर्फ सुरक्षा में रहना नहीं है, बल्कि उन हजारों भावनाओं का सहारा बनना है जो एक मर्द के स्पर्श के लिए तरस रही थी। सोफिया की बाहों में सिमटकर उसे एहसास हुआ कि ये सफ़र जितना रोमांचक है उतना ही गहरा और जज्बाती भी। आर्यन की नींद खुली तो उसने खुद को सोफिया की बाहों में पाया। सोफिया अभी भी गहरी नींद में थी, लेकिन बाहर मचे शोर ने उसे भी जगा दिया। खिड़की के बाहर का नज़ारा बदल चुका था। मेयर सोफिया के निजी गार्ड्स पीछे हट रहे थे और उनकी जगह टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के एक काफिले ने ले ली थी। महल के मुख्य द्वार पर एक हेलीकॉप्टर उतरा, जिससे धूल का गुबार उड़ा। उसमें से एक महिला बाहर निकली, जिसने डार्क ऑलिव ग्रीन रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास और आंखों में लोहे जैसी शक्ति थी। वो थी जनरल जोया, दुनिया की सबसे बड़ी संयुक्त सेना की चीफ। सोफिया ने हड़बड़ाहट में अपनी सिल्क की चादर लपेटी और बालकनी की ओर भागी। ये क्या बदतमीजी है? जनरल जोया यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे खड़ी जनरल जोया ने ऊपर की ओर देखा और एक मुस्कुराहट के साथ लाउडस्पीकर पर कहा, मेयर सोफिया, आपके मनोरंजन का समय समाप्त हुआ। आर्यन कोई निजी संपत्ति नहीं है जिसे आप अपने महल में छुपा कर रखें। वो ग्लोबल एसेट है, उसे तुरंत मेरे हवाले करें। तभी भारी जूतों की आवाज़ के साथ जनरल की कमांडो टीम ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया। सोफिया चिल्लाई, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो अभी आराम कर रहा है। जोया हाथ में अपनी लेदर की छड़ी लिए अंदर दाखिल हुई। उसने आर्यन को देखा, जो बेड पर बैठा ये सब देख रहा था। जोया की सख्त आंखों में एक पल के लिए प्रशंसा का भाव आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। आर्यन, जोया ने करीब आकर कहा, सोफिया तुम्हें सिर्फ एक गहने की तरह सजा कर रखेगी, लेकिन दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। रिसर्च सेंटर में तुम्हारी सुरक्षा और पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर है। चलो मेरे साथ। सोफिया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। वो कहीं नहीं जाएगा। आर्यन ने खुद को एक वस्तु की तरह महसूस किया, जिसके लिए दो ताकतवर महिलाएं लड़ रही थीं। उसने महसूस किया कि उसकी आज़ादी अब एक सपना बन चुकी थी। जोया ने इशारा किया और उसके कमांडो ने सोफिया को पीछे हटा दिया। आर्यन, प्यार और राजनीति बाद में होती रहेगी। जोया ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए उसे दरवाजे की ओर खींचा। अभी तुम्हें मेरे वॉर रूम में चलना होगा। शहर की ऊंची इमारतों के बीच से गुजरते हुए काफिले में अचानक सन्नाटा छा गया। जोया की अनुभवी आंखों ने भांप लिया कि कुछ गलत है। सभी यूनिट्स अलर्ट, फॉर्मेशन डेल्टा अपनाओ। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सड़क के किनारे खड़ी एक लावारिस कार चीथड़ों में उड़ गई। जोया की मुख्य गाड़ी को तगड़ा झटका लगा।
इससे पहले कि कमांडो संभलते, ऊंची इमारतों की छतों से स्नाइपर शॉट चलने लगे। गोलियां गाड़ियों के बुलेट प्रूफ शीशों से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रही थीं। हम पर हमला हुआ है, वायरलेस पर चीखें सुनाई दी। काले लिबास में नकाबपोश महिला लड़ाके रस्सियों के सहारे इमारतों से नीचे उतरने लगे। सड़क एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। जोया के कमांडो, सोफिया के भाड़े के सैनिक और विद्रोही गुट, तीनों के बीच आर्यन के लिए मौत का खेल शुरू हो गया था। अचानक एक रॉकेट लॉन्चर से दागा गया गोला आर्यन की गाड़ी के पिछले हिस्से पर लगा। गाड़ी पलटते पलटते बची और एक खंभे से जा टकराई। धुएं के गुबार के बीच जोया बेहोश हो गई। आर्यन ने देखा कि गाड़ी का दरवाज़ा आधा खुल चुका है। बाहर गोलियों की आवाज़ें और महिलाओं की चीखें गूंज रही थीं। उस धुएं के बीच से एक नकाबपोश लड़की आर्यन की ओर बढ़ी। उसने अपना नकाब हटाया। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टी थी, वही विद्रोही नेता जिसका जिक्र पहले हुआ था। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ आओ आर्यन, यहाँ कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। मिस्टी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन ने मिस्टी का हाथ थाम लिया। मिस्टी ने उसे तेजी से खींचकर एक संकरी गली में धकेला, जहां पहले से ही एक पुरानी लेकिन शक्तिशाली मोटरसाइकिल चालू खड़ी थी। पीछे से गोलियों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मिस्टी ने कुशलता से बाइक को शहर की गलियों और मलबे के बीच से निकाल लिया। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद वे शहर की चकाचौंध से दूर एक घने जंगल के बीच पहुंचे। वहां एक पुरानी खदान का रास्ता था जो जमीन के नीचे एक बहुत बड़े गुप्त ठिकाने की ओर जाता था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मेयर सोफिया के आलीशान महल या जोया के सख्त मिलिट्री बेस जैसा नहीं था। यहाँ सैकड़ों महिलाएं थीं, लेकिन वे कोई वर्दी नहीं पहनी थीं। वे वैज्ञानिक थीं, इंजीनियर थीं और कलाकार थीं। यहाँ तुम्हारा स्वागत है आर्यन, मिस्टी ने अपना हेलमेट उतारते हुए कहा। उसके बिखरे हुए बाल और पसीने से चमकता चेहरा उसे सोफिया से बिल्कुल अलग बना रहा था। यहाँ कोई तुम्हें एसेट या प्रॉपर्टी नहीं समझेगा। हम तुम्हें एक इंसान की तरह जीने का मौका देना चाहते हैं। ठिकाने के अंदर एक छोटा सा कमरा आर्यन को दिया गया। वहाँ सादगी थी, लेकिन सुकून था। मिस्टी ने उसे खाना दिया और उसके पास बैठ गई। तुमने मुझे क्यों बचाया? आर्यन ने पूछा। बाकी सब की तरह तुम भी तो मुझे अपनी शर्तों पर इस्तेमाल कर सकती थी। मिस्टी की आंखों में एक दर्द उभरा। मेरी माँ कहती थी कि दुनिया तभी खूबसूरत होती है जब प्यार में आज़ादी हो, ज़बरदस्ती नहीं। सोफिया और जोया तुम्हें एक मशीन की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं ताकि वे अपनी सत्ता को बढ़ा सकें, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम खुद चुनो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो और किसके साथ अपनी जिंदगी बांटना चाहते हो। उस रात पहली बार आर्यन को डर नहीं लगा। उसे महसूस हुआ कि मिस्टी की आंखों में उसके लिए सिर्फ हवस या लालच नहीं, बल्कि एक सच्ची सहानुभूति थी। देर रात जब सब सो गए, मिस्टी आर्यन के पास आई। उसने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, बाहर की दुनिया तुम्हें ढूंढ रही है आर्यन। ड्रोन और सैटेलाइट्स इस जंगल के ऊपर मंडरा रहे हैं। हमारे पास शायद ये आखिरी सुकून भरी रात है। उस शांत अंधेरे कमरे में आर्यन और मिस्टी के बीच एक अनकहा और गहरा रोमांटिक खिंचाव पैदा होने लगा। आर्यन को लगा कि शायद यही वो जगह है जहां वो वास्तव में रहना चाहता है। कमरे की दीवारें मिट्टी और पत्थर की बनी थी, जिस पर तेल के दिए की हल्की रोशनी नाच रही थी। मिस्टी आर्यन के करीब बैठी थी। उसकी आंखों में वो सख्ती अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक गहरी नमी और सच्चाई थी। तुम्हें पता है आर्यन, मिस्टी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब से दुनिया बदली है, हर महिला सिर्फ एक मर्द को ढूंढ रही थी, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जिसे मैं अपनी मर्जी से प्यार कर सकूं, जिसे मैं अपनी आज़ादी दे सकूं। आर्यन ने मिस्टी का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी हथेलियां थोड़ी खुरदरी थीं, शायद संघर्ष और मेहनत की वजह से, लेकिन उसकी छुअन में एक ऐसी रूहानियत थी जो आर्यन ने सोफिया के मखमली बिस्तर पर भी महसूस नहीं की थी। मिस्टी, वहां महल में और गाड़ियों के उस काफिले में मुझे लग रहा था कि मैं कोई सामान हूं।
आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। लेकिन यहां तुम्हारे साथ मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जिंदा हूं। मिस्टी धीरे से मुस्कुराई और उसने अपना चेहरा आर्यन के करीब लाया। उनकी सांसें आपस में उलझने लगी। मिस्टी ने धीरे से अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे कंधे से नीचे खिसका दिया। दिए की मध्यम रोशनी उसके बदन पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई अनमोल मूर्ति हो। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। मिस्टी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह आर्यन को सौंप दिया। वो रात किसी समझौते या मजबूरी की नहीं थी। वो रात दो ऐसे लोगों के मिलन की थी जिन्होंने एक दूसरे को रूह के स्तर पर चुना था। उस शांत अंधेरे में जब जिस्म से जिस्म मिले तो जैसे समय की गति रुक गई। आर्यन ने महसूस किया कि सच्चा सुख उस सत्ता में नहीं था जो सोफिया दे रही थी, न उस सुरक्षा में जो जोया देना चाहती थी। सच्चा सुख उस निस्वार्थ समर्पण में था जो मिस्टी की बाहों में उसे मिल रहा था। वो रात सिर्फ रोमांस की नहीं बल्कि उस आज़ादी की गवाह थी जिसे आर्यन ने पहली बार महसूस किया था। सुबह की पहली किरण खदान की दरारों से छनकर आई तो दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए थे। उन्हें पता था कि बाहर की दुनिया उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन इस रात ने उन्हें लड़ने की ताकत दे दी थी। कमरे के अंदर नीली रोशनी और दर्जनों कंप्यूटर स्क्रीन्स जगमगा रही थी। वहां सफ़ेद कोट पहने कुछ महिला वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण कर रही थी। मिस्टी आर्यन को एक बड़े होलोग्राफिक डिस्प्ले के पास ले गई। आर्यन, तुम्हें लगता होगा कि दुनिया से पुरुषों का गायब होना एक कुदरती करिश्मा या कोई श्राप था, मिस्टी ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा कड़वा है। स्क्रीन पर एक वायरस का स्ट्रक्चर उभर आया। मिस्टी ने समझाना शुरू किया। 20 साल पहले एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका नाम था प्रोजेक्ट ईव। इसका मकसद एक ऐसा वायरस बनाना था जो केवल पुरुषों के वाई क्रोमोसोम पर हमला करे ताकि युद्धों और हिंसा को रोका जा सके। लेकिन वो वायरस लैब से लीक हो गया और उसने पूरी दुनिया के मर्दों को खत्म कर दिया। आर्यन का गला सूख गया। तो मैं कैसे बचा? क्या मैं कोई गलती हूं? मिस्टी ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उसमें एक वैज्ञानिक दंपत्ति एक छोटे बच्चे को गोद में लिए खड़े थे। ये तुम्हारे माता पिता हैं आर्यन। वे उस प्रोजेक्ट के हेड साइंटिस्ट थे। उन्हें पता था कि यह तबाही आने वाली है। उन्होंने तुम्हारे डीएनए में एक ऐसा जेनेटिक शील्ड डाला था जो तुम्हें उस वायरस से बचा सके। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम एक एंटीडोट हो। आर्यन सन्न रह गया। इसका मतलब था कि उसका खून और उसका डीएनए दुनिया के पुरुषों को वापस ला सकता था। सोफिया तुम्हें इसलिए चाहती है ताकि वो अपनी पसंद के मर्दों की फौज बना सके और दुनिया पर राज कर सके। मिस्टी ने उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा। और जोया तुम्हें एक लैब का चूहा बना देगी, लेकिन हम तुम्हें आज़ाद रखना चाहते हैं ताकि तुम अपनी मर्जी से ये तय कर सको कि क्या ये दुनिया फिर से पहले जैसी होनी चाहिए या नहीं। तभी अचानक पूरे बेस में रेड अलार्म बजने लगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल बिंदु चमकने लगे। जोया के लड़ाकू विमान और सोफिया के ड्रोन ने ठिकाने को ढूंढ लिया था। हमारे पास समय नहीं है आर्यन, मिस्टी चिल्लाई। तुम्हें चुनना होगा। क्या तुम खुद को सुरक्षित रखोगे या अपनी आज़ादी के बदले दुनिया को फिर से पुरुषों से भर दोगे? मिस्टी ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन, अगर तुमने ये प्रक्रिया शुरू की तो तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। ये सिर्फ खून देना नहीं है, ये तुम्हारे पूरे शरीर के स्टेम सेल्स का निचोड़ लेना है। तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मिस्टी के आंसू पोंछे। मिस्टी, मैं एक ऐसी दुनिया में आज़ाद नहीं रह सकता जहां मेरे होने की वजह से हजारों लोग आपस में लड़ रहे हों। मैं एक कैदी बनकर जीने से बेहतर एक उम्मीद बनकर मरना पसंद करूंगा। आर्यन उस ठंडी मेडिकल पॉड के अंदर लेट गया। वैज्ञानिकों ने उसके शरीर से कई तारें और ट्यूब्स जोड़ दी। स्क्रीन पर उसके जेनेटिक कोड का विश्लेषण शुरू हो गया। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, आर्यन के शरीर में एक असह्य दर्द उठा। उसे ऐसा लगा
जैसे उसकी नस नस से कोई उसकी जान खींच रहा हो। लेकिन उसने अपनी आंखें मिस्टी पर टिकी रखी। मिस्टी हाथ में बंदूक लिए लैब के दरवाजे पर खड़ी थी ताकि किसी को अंदर ना आने दे। अचानक लैब का दरवाज़ा धमाके के साथ उड़ा। जनरल जोया और मेयर सोफिया अपने अपने सैनिकों के साथ अंदर दाखिल हुईं। वे रुक गईं जब उन्होंने देखा कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। इसे रोको, सोफिया चिल्लाई। अगर ये मर गया तो मेरा सपना खत्म हो जाएगा। नहीं सोफिया, जोया ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। उसकी आंखों में पहली बार आर्यन के लिए सम्मान दिखा। वो खुद को खत्म नहीं कर रहा, वो मानवता को बचा रहा है। मशीन ने एक बीप की आवाज की। आर्यन के डीएनए से बना मास्टर सीरम तैयार हो चुका था। आर्यन की धड़कनें धीमी होने लगी। उसने आखिरी बार मिस्टी की ओर देखा और उसके होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। दुनिया फिर से वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी, लेकिन वो बेहतर हो गई। आर्यन के बलिदान से बनाए गए सीरम ने दुनिया भर के अस्पतालों में फिर से नए जीवन को जन्म दिया। अब पार्कों में फिर से बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थीं और सड़कों पर पुरुष भी दिखने लगे थे। मिस्टी ने उस पुरानी खदान के पास आर्यन की एक बड़ी प्रतिमा बनवाई थी। हर साल दुनिया भर की महिलाएं और पुरुष वहां आकर उस इंसान को याद करते थे जिसने खुद को खोकर पूरी दुनिया को बचा लिया। मिस्टी अब भी उसी जगह रहती थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसकी आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी थीं। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, तुम चले गए आर्यन, लेकिन तुम हर धड़कन में जिंदा हो।